हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, दीज मोटिव्स आर इनिटेट एंड बेस्ड अपॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स। यह प्रेरक सहज है और शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है। सामान्य, सकारात्मक, प्राथमिक और गौण, जनरल, पॉजिटिव, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी मोटिव्स जो होते हैं वो सहज होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं और इसकी पूर्ति करना व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब प्राइमरी नीड्स में या प्राइमरी मोटिव्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपका भूख हो गया, हंगर है, स्लीप है, थ्रस्ट है, ये चीज़ें आपके प्राथमिक प्रेरक में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which is the element most of us focus on when we talk about motivation? जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? डायरेक्शन, परसिस्टेंस, परफॉर्मेंस और इंटेंसिटी, दिशा, दृढ़ता, निष्पादन और तीव्रता। तो यहाँ पे जब भी मोटिवेशन की बात करी जाती है तो हम लोग तीव्रता की बात करते हैं, हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी तीव्रता से अपने गोल को पाने के लिए अभिप्रेरित है, उससे उसके मोटिवेशन को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, दीज मोटिव्स आर क्लोजली टाइड टू द लर्निंग कॉन्सेप्ट। इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्ययों के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्राथमिक प्रेरक, सामान्य प्रेरक, सेकेंडरी प्रेरक और नकारात्मक प्रेरक। प्राइमरी मोटिव्स, जनरल मोटिव्स, सेकेंडरी मोटिव्स और नेगेटिव मोटिव्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी मोटिव्स। क्योंकि सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं जिसको कि सेकेंडरी मोटिव्स को हम लोग सोशल मोटिव्स भी कहते हैं और इसको हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। ये भी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं वो व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंडरी मोटिव जो होता है वो व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सेकेंडरी मोटिव्स को पूरा करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी के अंदर होता है, अलग अलग टाइप्स के सेकेंडरी मोटिव्स हैं, जैसे कि अचीवमेंट मोटिव है, एस्पिरेशन मोटिव है, पावर मोटिव है, एग्रेशन मोटिव है। सबके अंदर ही होता है, लेवल इसका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि अधिगम से रिलेटेड जो मोटिव्स होता है वो सेकेंडरी मोटिव, देख करके सीखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ हम देख भी लेते हैं, गौण अभिप्रेरण अर्जित एवं सीखे गए होते हैं, अतः इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। सीखे गए होते हैं, उपलब्धि, अचीवमेंट चाहिए, पावर चाहिए, तो समाज में देख करके ही हम सीखते हैं कि एक पावरफुल मैन जो है वो किस तरह के पावर्स उसके पास है, तो वो सीखा गया होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नीड इज़ रिलेटेड विथ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है? ये मैस्लो की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड। यहाँ पे आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्म यथार्थीकरण आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड से रिलेटेड है। हालांकि यहाँ पे रोटी फिजियोलॉजिकल नीड है और मकान जो है वो सेफ्टी नीड से रिलेटेड है, तो दोनों को यहाँ पे एक अलग अलग ऑप्शन में दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी नीड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हंगर का नीड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, According to Atkinson's theory, the tendency to approach an achievement task is a function of। एटकिंसन सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का प्रकार है। तो ये एटकिंसन के अचीवमेंट मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा हुआ है, अचीवमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा हुआ है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द मोटिव फॉर सक्सेस, द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन द टास्क, द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ रीचिंग द गोल और ऑल ऑफ द एबव। सफलता का उद्देश्य, कार्य की सफलता का व्यक्तिनिष्ठ संभाव्य, लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरक मूल्य और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। एटकिंसन ने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे उपलब्धि के लिए इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एन एम्प्लॉई
गिव्स importance to respect instead of salary which motivation is dominant in him। एक कर्मचारी वेतन के बजाय सम्मान को अधिक महत्व देता है, उसमें कौन सा प्रेरक प्रबल है? बाह्य अभिप्रेरक, आंतरिक अभिप्रेरक, स्वार्थ अभिप्रेरक और प्राथमिक अभिप्रेरक। तो यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरक जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। वहाँ पे उसके अंदर में आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो ज़्यादा प्रबल है। तो जब व्यक्ति में किसी कार्य के लिए अंत अभिप्रेरणा होती है तो वह रुपए के बजाय सम्मान को ज़्यादा महत्व देता है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, सेल्फ स्टीम नीड वहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फ्रेम्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैस्लो, फ्रूम, हसबर्ग और मैकग्रेगॉन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूम। फ्रूम ने प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया हुआ है और इस सिद्धांत में बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं क्योंकि वे कुछ व्यवहारों का चयन करते हैं जिससे कि उन्हें सफलता मिल सकती है, यानी कि जिससे अपने गोल को पाने के लिए क्या व्यवहार किया जा सकता है उन व्यवहारों को वो करते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। इसी थ्योरी को, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को ही हम लोग पुल थ्योरी भी कहते हैं, खिंचाव सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। Which self concept is made up of perception involved in aspiration of person to be। किस प्रकार की आत्मसंकल्पना उन प्रत्यक्षणों से बनी है जो व्यक्ति के बनने की इच्छाओं में सन्निहित है? ट्रांसिस्टरी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। अस्थायी आत्मसंकल्पना, आदर्श आत्मसंकल्पना, सामाजिक आत्मसंकल्पना और मूलभूत आत्मसंकल्पना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जब व्यक्ति कुछ या किसी तरह का बनना चाहता है तो किसी को अपना आइडियल मानने लगता है और उसी तरह के बिहेवियर को सीखना भी स्टार्ट कर देता है और इसी तरह से रिस्पॉन्ड करना भी वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। This is an example of which type of reinforcement और स्टूडेंट में बी रिवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यह किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है कि छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा? कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, वेरिएबल रेनफोर्समेंट और फिक्स्ड रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या होता है कि जब जब रिस्पॉन्ड किया जाएगा तब तब उसको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट शेड्यूल से क्वेश्चन आ रखा हुआ है। रेनफोर्समेंट शेड्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। वो लर्निंग से भी रिलेट कर जाता है, मोटिवेशन से भी रिलेट कर जाता है, क्योंकि ये सभी जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट हैं। तो आप रेनफोर्समेंट शेड्यूल को ज़रूर ही पढ़िएगा, उसके सारे टाइप्स एंड सब टाइप्स और सब टाइप्स को भी उसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। शारीरिक एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और सिक्योरिटी नीड। शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें कि हम लोग खतरों से बचने का प्रयास करते हैं। शारीरिक एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत की सुरक्षा श्रेणी में आता है। वो नीचे से सेकंड नंबर पे उसकी हायरार्की होती है। तो मैस्लो की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए और इसको सीक्वेंस में याद करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नीड इन्वॉल्व्स अर्क टू बिकम वॉट अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। जो व्यक्ति बनने के योग्य है वह बनने की उत्तेजना किस आवश्यकता से सन्निहित है? फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे जो बनने के योग्य है वह बनने की उत्तेजना, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति को पता होता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में और उसके वीकनेसेस के बारे में भी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। द असर्टन दैट organisms are motivated to act because of need to re-establish balance illustrates। संतुलन पुनर्स्थापन की आवश्यकता के कारण जीव प्राणी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं। यह निश्चित वाक्य उद्वरित करता है। learned drive energize behavior, biological drives energize behavior, thinking energize behavior और choice energize behavior। अधिगमित ड्राइव व्यवहार को शक्ति देती है,
जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देती है, चिंतन व्यवहार को शक्ति देती है और चयन व्यवहार को शक्ति देती है। तो यहाँ पे जो बैलेंस बताया गया है नीड और गोल के बीच में, वो बीच में ड्राइव आता है, जो कि दोनों के बीच में एक ब्रीज का भी काम करता है, और इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बायोलॉजिकल ड्राइव एनर्जाइज बिहेवियर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन? डेजी, हब, स्कैक्टर और निस्बेल्ट? तो यहाँ पे बाह्य और आंतरिक प्रेरकों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेजी, हैब, सेजेस्टर और निस्बेट। तो यहाँ पे डेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेजी ने ही मोटिवेशनल साइकिल को कॉग्निटिव मोटिवेशनल साइकिल भी बताया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन सोशल मोटिव्स? साइकोलॉजिकल बैलेंस, सोशल बैलेंस, फीलिंग अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड रिलेशनशिप, फीलिंग्स अबाउट रिलेशनशिप एंड ओनली। सामाजिक प्रेरकों में क्या सन्निहित है? मनोवैज्ञानिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, आत्म, दूसरों और संबंधों के बारे में भावनाएं, और केवल संबंधों के बारे में भावनाएं। तो क्योंकि जब समाज वर्ड आता है तो वहाँ पे मतलब दो इंडिविजुअल्स भी होते हैं, व्यक्ति और उसकी सोसाइटी दोनों ही होते हैं, और दोनों के रिलेशन की भावनाएं भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बारे में हमारा सभी सोच और भावना में मैं क्या कर सकता हूँ के प्रश्न के उत्तर में सही उत्तर है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। आत्मसंकल्पना, आत्मसम्मान, आत्ममूल्य और आत्म प्रभावकारिता। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ इफिकेसी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Incentive motivation is a form of push mechanism, pull mechanism, pull and push mechanism, neither pull और push mechanism। यहाँ पे प्रलोभन, अभिप्रेरणा, डैश का रूप है, दाब सिद्धांत, खिंचाव दाब दोनों, और खिंचाव दाब दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन भी दूसरे फॉर्म में अभी रिपीट हुआ है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और इंसेंटिव थ्योरी को ही हम लोग पुल थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन इज ओनली कॉग्निटिव, ओनली मैकेनिस्टिक, पार्शली कॉग्निटिव एंड पार्शली मैकेनिस्टिक, और डिटरमाइंड बाय अराउजल। संप्राप्ति अभिप्रेरक यानी अचीवमेंट मोटिवेशन केवल संज्ञानात्मक है, केवल यांत्रिक है, दोनों है, या उद्दोलन से निर्धारित होता है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन को दोनों ही माना गया है, ये कॉग्निटिव भी है और यांत्रिक भी है, दोनों ही इसको माना गया है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जबकि अचीवमेंट पाने की एक भूख हो जाती है और वो व्यक्ति के बिहेवियर में परमानेंटली वो आ जाता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन के कुछ MCQs थे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम में इससे भी 5 से 7 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। इसकी थ्योरीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थ्योरीज़ बहुत सिंपल थ्योरीज़ है, 2 लाइन की थ्योरीज़ हैं, और थ्योरीज से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखा। तो मोटिवेशन की थ्योरीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।